नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नेपाल जब देश की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि आती है हमारे सहयोगी पड़ोसी राष्ट्र की। नेपाल एक ऐसा देश रहा है जिससे न केवल हमारे राजनीतिक संबंध रहे हैं, बल्कि उस नेपाल के साथ में हमारे सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। चाहे वह माता सीता के जनकपुर की बात हो या भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर की बात हो, कई ऐसे आस्था के केंद्र हैं जो नेपाल से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ भारत और नेपाल के सीमाई इलाकों में आज भी रोटी बेटी के संबंध हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब संबंधों के बाद में आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल भारत के प्रति आक्रामक होता जा रहा है और भारत के प्रति अविश्वास से भरता जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और नेपाल के सीमा विवाद को लेकर। साथ ही साथ हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि नेपाल भारत के प्रति पिछले कुछ वर्षों में इतना आक्रामक हुआ है, और इस पूरे मामले में चीन की भूमिका क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा विवाद की जड़ है वो शुरू होती है सन 1816 की सगौली संधि से। सगौली वर्तमान में बिहार का एक गांव है। वहाँ पर तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के जो महाराजा हैं उनके बीच में एक संधि होती है, और जो संधि बाद में 1816 में अपने प्रभाव में आती है। उस संधि में आंग्ल और गोरखाओं के युद्ध के बाद में जो सीमा का बंटवारा था, जो क्षेत्रों का बंटवारा था, वो संधि में किया गया था। और उस संधि में नेपाल की जो सीमाओं का निर्धारण है वो दो नदियों के द्वारा किया गया था। एक और कहा गया था कि महानदी के जो पूर्व का इलाका है वो पूरा नेपाल का होगा, और इधर तीस्ता नदी तक, तो महानदी से और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र होगा वो नेपाल का होगा, ऐसा उस सगौली की संधि में कहा गया था। दोस्तों, महाकाली नदी जो है, जिसे हम शारदा नदी भी कहते हैं, जिसे हम काली नदी भी कहते हैं, उसके उद्गम को नेपाल दूसरी जगह से मानता है और भारत उसके उद्गम को दूसरी जगह से मानता है, जिसके कारण कि ये सीमा विवाद हमारे सामने आज उठ खड़ा हुआ है। असल में जो नेपाल है वो महाकाली नदी का उद्गम एक ऐसे स्थान से मानता है, लिम्पिया धारा से, और लिम्पिया धारा से उद्गम होने के कारण जो सारा जो इलाका है, पूर्वी इलाका, उसमें काला पानी और लिपुलेख दर्रे आ जाते हैं। लेकिन इसके उलट भारत महाकाली नदी के उद्गम स्थल को काला पानी से मानता है, जिसके कारण लिपुलेख, लिम्पिया धारा और काला पानी भारत की सीमा में आते हैं। दोस्तों, इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि सगौली की जो संधि हुई थी उसमें अंग्रेजों ने महाकाली नदी के उद्गम को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया था, परंतु बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने यह कहा था कि जो महाकाली का जो जहाँ से पूरी धाराएं मिलकर महाकाली जो मुख्य नदी बनती है उसी को महाकाली नदी का उद्गम माना जाएगा। इस आधार पर काला पानी महाकाली नदी का उद्गम भारत मानता है, और इसी वजह से लिपुलेख, लिम्पिया धारा और काला पानी पर भारत अपना अधिकार बताता है। दोस्तों, बहरहाल ये विवाद तो आपको समझ में आता है कि लगभग 204 वर्षों पुराना है, लेकिन ऐसे क्या कारण हैं कि पिछले कुछ वर्षों में नेपाल भारत के प्रति आक्रामक कूटनीति को अपनाए हुए और सीमा विवाद को लगातार तूल दे रहा है। दोस्तों, यदि हम इसकी जड़ में जाएं तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि पहली चीज़, इसमें चीन की क्या भूमिका है, और दूसरी, नेपाल की राजनेताओं की इसमें क्या भूमिका है। दोस्तों, वर्ष 2015 में जब नेपाल का नया संविधान लागू होता है तो उसमें मधेसी समुदाय के प्रतिनिधित्व को पूरी तरह से नकार दिया गया संविधान में, और इसी बात को लेकर भारत ने मधेसी समुदाय के हितों को उठाते हुए, चूंकि मधेसी जो हैं वे भारत के मूल के हैं, इसलिए भारत ने नेपाल की सरकार से अनुरोध किया कि आप अपने संविधान में मधेसियों के प्रतिनिधित्व की बात कहें और अपने संविधान में कुछ आवश्यक बदलाव करें, जिसको कि नेपाल की सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। और इसके बाद में भारत और नेपाल के संबंधों में तल्खी आई थी, और उस बीच में भारत ने नेपाल की सीमा पर व्यापार को भी प्रतिबंधित कर दिया था, जिसके बाद में नेपाल में सामान की जो जरूरी आवश्यकता की चीज़ें उनमें किल्लत हो गई थी। और उसी के बाद में भारत और नेपाल के संबंधों में एक नया मोड़ आता है, और भारत और नेपाल लगभग एक दूसरे से आंतरिक मनमुटाव पाल बैठे हैं। इस पूरे व्यापारिक प्रतिबंध के बाद में नेपाल को
चीन ने अपने प्रभाव में लेना शुरू कर दिया था और चीन इस समय नेपाल तक रेल लाइन को भी बिछा रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब नेपाल में एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ था तो उस राजनीतिक संकट में केपी ओली के इस्तीफे की मांग वहां के वरिष्ठ राजनेताओं के द्वारा की गई थी, परंतु इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए भी उस समय केपी ओली ने चीनी राजदूत को मध्यस्थ बनाया था। और चूंकि चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार है और नेपाल में भी वर्तमान में नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो इस लिहाज से जो चीन के राजदूत थे उन्होंने मध्यस्थता करते हुए नेपाल के वरिष्ठ नेताओं को समझाया था और केपी ओली को बचा लिया था। और राजनीतिक विश्लेषकों का भी ये मानना है कि उसी एहसान को इस समय केपी ओली भारत और नेपाल के बीच में सीमा विवाद को हवा देकर चुका रहे हैं। बात करते हैं हम नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के विषय में। केपी ओली जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वो है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि भारत में वर्तमान में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वो दक्षिणपंथी है, तो वहीं केपी ओली की जो पार्टी है वो वामपंथी है। तो निश्चित तौर पर दोनों की सरकारों की विचारधाराओं में काफ़ी अंतर है, इसलिए नेपाल की सरकार और भारत की सरकार में गतिरोध होना स्वाभाविक है। और जहाँ तक बात यदि हम केपी ओली की करें तो केपी ओली पिछले चुनाव में भी भारत के विरोध में बोलकर ही लगभग सत्ता में आए थे और कम्युनिस्ट विचारधारा होने के कारण वे चीन से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और इस चीन के प्रभाव के कारण ही वर्तमान में अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि वे भारत और नेपाल के सीमा विवाद को लगातार हवा दे रहे हैं, जबकि भारत और नेपाल के बीच में राजनीतिक संबंधों से ज़्यादा रोटी और बेटी के संबंध रहे हैं। दोस्तों अंत में केवल इतना ही कहूँगा कि इस सीमा विवाद का पूरा जो समाधान है वो निश्चित तौर पर कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से ही निकलेगा। जब दोनों देश टेबल पर बैठकर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा सीमा विवाद है उसका समाधान हम निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ जो नेपाल के जो राजनीतिक और विचारक हैं और नेता हैं उनसे भी यही अनुरोध है कि वे चीन के प्रभाव से निकलें। और ये तय माने अटल जी की बात को हमें याद रखना चाहिए कि हम मित्र बदल सकते हैं परंतु पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। और नेपाल हमारा शुरू से ही पड़ोसी रहा है और उसके साथ में हमारे राजनीतिक के साथ में सांस्कृतिक संबंध भी है। इस बात को हमारे देश के राजनेताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा और नेपाल के देश के राजनेताओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।